आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन इटसेल्फ तो वो अपने GS1 का टॉपिक है, ठीक। अर्बन गवर्नेंस या लोकल गवर्नेंस ऐसी कुछ बातें शुरू हो जाती है, देन इट बिकम्स द टॉपिक ऑफ GS पेपर 2। तो मतलब गवर्नेंस एस्पेक्ट के रूप में आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में देखो, या फिर कि अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट में देखो, तो वो सारी चीजें मतलब पेपर 2 में जाएंगी। पेपर 2 के अनुसंधान में एक सवाल, इन इंडिया द एफिकेसी ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड विद द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, एग्जामाइन रीजंस एंड सजेस्ट रेमेडीज। शहरीकरण के जो तेजी के साथ जो बढ़ा है, उसके साथ साथ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब एफिकेसी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट, वो मतलब बढ़ा नहीं है। तो कारण क्या है उसकी समीक्षा करो और कुछ उपाय बताइए। उपाय ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वर्ल्ड बैंक ने बता दिया। मतलब क्या खामियां है वो सब हमको दे दिया है। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में 3 डेफिसिट है, 3 खामियां है। एम्पावरमेंट की डेफिसिट है, रिसोर्स की डेफिसिट है, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट। तो ये एक एक डेफिसिट क्या है और उसमें क्या क्या दवाई हो रही है, हो सकती है, उसकी हम चर्चा करें। और पेपर 2, एम्पावरमेंट डेफिसिट। अर्बन लोकल बॉडी बनी फ्रॉम 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 12th शेड्यूल बना, उसमें ULB और उसको 18 फंक्शन दिए गए और राज्य सरकारों पे कुछ डिस्क्रिशनरी और कुछ मैंडेटरी प्रोविजन दिए हैं कि इतना तो आपने करवाना ही है उनसे, मतलब ये रिजर्वेशन वगैरह, और डिस्क्रिशनरी प्रोविजन में आप इतना अलॉट कर सकते हैं, लाइक दैट। अब तकलीफ यहाँ से होती है, डिस्क्रिशनरी प्रोविजन में राज्य सरकार वो अपने मन मुताबिक कि मुझे कितने फंक्शन नीचे उनको देने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज को कितना टैक्सेशन पावर उनको देना है, ये मतलब हर एक स्टेट में डिफर करता है। और उसके चलते कुछ जगह पे आपको दिखेगा कि कॉर्पोरेशन बहुत पावरफुल है, एम्पावर्ड है, कुछ जगह पे बहुत वीक है। यूजुअली द कोर अर्बन फंक्शन लाइक वाटर, स्ट्रीट लाइट, सैनिटेशन, ये काम उनको सौंप देते हैं, लेकिन पूरे सारे काम उनको दिए नहीं जाते। खास करके फायरिंग पावर में उनका पावर लिमिटेड रहता है। मान लो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है तो उसमें कितने मतलब स्टाफ होना चाहिए वो पूरा राज्य सरकार तय कराएगी और फिर GPSC थ्रू रिक्रूट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज एम्पावरमेंट डेफिसिट। और उसकी दवाई क्या हो सकती है? ये जो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है तो राज्य सरकार के खुद के मतलब हृदय परिवर्तन हो जाए और वो नीचे पावर दे दे, या फिर कि संविधान में अमेंडमेंट किया जाए और वो डिस्क्रिशनरी वाला में से मैंडेटरी कुछ डाल दिया जाए। वो 2 ही इसकी दवाई हो सकती है। सेकंड डेफिसिट इज रिसोर्स डेफिसिट, कि ये अर्बन लोकल बॉडीज पे जितना कामकाज आपने डाला है उस हिसाब से उसे पैसा या ह्यूमन रिसोर्स, आदमी और पैसा आपने दिया नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो वहां पर आपका सपना और एम्बिशन जितना है उसके सामने पैसा उतना आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी को ये पावर दिया जाता है कि वो अपना बजट तय करे, लेकिन वहां पर भी राज्य सरकार उस पर मतलब रेगुलेट करती है। ये लोग अपने प्रॉपर्टी, व्हीकल, प्रोफेशन, होर्डिंग, ऑक्रो, इन सब पे टैक्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगेन उस पर भी राज्य सरकार का दखल रहता है। अंत में टैक्स बेस इनका बहुत नैरो है। ये प्रॉपर्टी टैक्स लिमिटेड जगह पे, व्हीकल टैक्स, ठीक है, प्रोफेशन टैक्स, वहां पर भी इनकम सीलिंग होगी। होर्डिंग में ऑक्रो तो खैर अब चला गया। सो ऑटोनॉमी उसके चलते उनके पास के पैसा कम है तो ऑटोनॉमी लिमिटेड है। ये लोग आपको यूजर सर्विसेज दे रहे हैं, वाटर है, सैनिटेशन है, उसके मतलब गटर वेरो, पानी वेरो, यूजर चार्जेस आप पे ले सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सीलिंग है, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। ऑफिशियल सीलिंग की इससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। अनऑफिशियल क्योंकि जो मेयर है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको है कि नहीं वाटर दे रहे हैं तो फिर इतने ज्यादा पैसे भी नहीं मांग सकते वरना वोट बैंक चला जाएगा। और अंत में रिसोर्स डेफिसिट इतनी ज्यादा है कि कुछ म्यूनिसिपैलिटी जो अपने स्टाफ सैलरी भी पे करने में उनको दिक्कत आ रही है। दवाई क्या हो सकती है? ढेर सारा उनको पैसा देना चाहिए। रिसोर्स डेफिसिट कम करनी है तो वो खड्डे में पैसा आप डालो। तो पहले जनूरम था, वो चला गया, तो अब उसके बदले आ गया अमृत। फिर स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट के रूप में ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। राइट्स इन्वेस्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इन दोनों फंड के लिए वो सब चीजें नोटिफाई की गई है, तो उससे हमको और पैसा आ जाए। इनकम टैक्स, एक तो म्यूनिसिपल बॉन्ड हो रहते हैं तो इनकम टैक्स ने एक्ट में सुधार किया गया कि ये टैक्स फ्री बॉन्ड इशू कर सके। ये म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, L2P1 में हम चर्चा कर चुके हैं। 14th फाइनेंस कमीशन भी टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, वो भी बहुत सारी रिकमेंडेशन कर गई जो L4P3 में हम देखते गए, लेकिन यहाँ वापस उसे रिवाइज करना जरूरी है। देखिए 14th फाइनेंस कमीशन या कोई भी फाइनेंस कमीशन, वो क्या मतलब फंक्शन रहते हैं? एक तो टैक्स डेवोल्यूशन तय करे, ऊपर केंद्र सरकार ने नीचे राज्य सरकारों के साथ कितना शेयर करना है, दैट इज वर्टिकल डेवोल्यूशन। दूसरा, एक एक राज्य को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, तो उसके फॉर्मूला तय करे, ये एक काम किया। दूसरा कि पंचायती राज बॉडी उसको सशक्तिकरण करने के लिए, पैसा देने के लिए क्या
और उसे और उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए क्या। तो ये मतलब PRI SFC वाला एक मुद्दा। तीसरा, ग्रांट इन एड के नाम पे कुछ पैसा दे दो, पंचायती राज बॉडी को दे दो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दे दो। और चौथा काम होता है कि अदर इशू स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, कि GST लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पब्लिक यूटिलिटी गैस इलेक्ट्रिसिटी उसका कैसे प्राइसिंग होना चाहिए, सो ऑन। वो प्रेसिडेंट जितने मुद्दे इनको दे ये सिफारिश करेंगे उस हिसाब से। अपने लिए अभी काम का क्या है, 14 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, और वहां पर ये पंचायती राज बॉडी उसमें उन्हें कैसे सशक्त किया जाए। एक तो कर सकते हैं ढेर सारा पैसा दे दो, दैट इज ग्रांट इन एड, और दूसरा कि उसका टैक्सेशन और दूसरे में सुधार किया जाए। सबसे पहले आते हैं ग्रांट इन एड। 14 फाइनेंस कमीशन के लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट इन एड में क्या प्रावधान है। सबसे पहले केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट इन एड में पैसा देगी फॉर लोकल बॉडीज। कितना पैसा देगी, 2.87 लाख करोड़। तो मतलब ये क्या, ऊपर से नीचे वर्टिकल डाउन आ गया। अब सवाल आएगा कि हर एक राज्य को इस ढेर सारे पैसे में से कितना मिलेगा हॉरिजॉन्टली। तो उसका फॉर्मूला ये है 90% पॉपुलेशन एंड 10% एरिया, उस हिसाब से मतलब फॉर्मूला फिक्स करके एक एक राज्य में ये पैसा आवंटित किया जाएगा। आगे सवाल कि राज्य को पैसा मिल गया, उससे नीचे रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को कितना पैसा मिलेगा। तो मतलब ये फॉर्मूला पूरा इस प्रकार से एडजस्ट है कि ये रूरल पंचायती बॉडीज को 2 लाख करोड़ मिलेंगे ये 2.87 में से, और बाकी कितना बचा 87,000 करोड़ वो किसे मिलेगा, अर्बन लोकल बॉडी को। और ये ग्रांट कैसी है, परफॉर्मेंस बेस्ड और बेसिक, कि PRI बॉडी है तो 90% बेसिक ग्रांट और दूसरी 10% परफॉर्मेंस के हिसाब से। सेम अर्बन एरिया में 80% बेसिक 20% परफॉर्मेंस। तो ऐसे सारे आंकड़े स्टैटिस्टिशियन हमने नहीं बनना, बट 14 फाइनेंस कमीशन क्योंकि नया है, GS2 में कहीं परेशान कर सकता है, GS3 में भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाम पे। तो ये कुछ मुद्दे थोड़े आंकड़े याद रखने चाहिए। 287 और फिर तो हो जाएगा 2 लाख इस तरफ, 87 इस तरफ, 80-20 बेसिक परफॉर्मेंस ग्रांट। तो एक तो ये काम करेंगे कि ऊपर से अर्बन लोकल बॉडी को 87,000 करोड़ रुपीज भी है प्रोवाइडेड एज ग्रांट इन एड, और वहां पर 80% बेसिक 20 परफॉर्मेंस, और तो मतलब ये फाइनेंशियल डेफिसिट थी वो थोड़ी कम हो। आगे ये तो मतलब खैरात में पैसा आ गया, उसके साथ साथ रेवेन्यू रिसोर्स भी इनके बढ़ाने चाहिए। कैसे, अगर कोई ग्राम सभा है तो उसके साथ माइनिंग रॉयल्टी शेयर की जाए, और उस प्रकार के कुछ प्रावधान तो चल रहे हैं। लेकिन ये शहरी इलाके हैं, उसके बाजू में कोई माइन है तो वहां पर भी, अगर जिले में साथ में है तो उनके साथ भी माइनिंग रॉयल्टी राज्य सरकारों ने शेयर करनी चाहिए, ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन बोलता है। सेकंड, प्रॉपर्टी टैक्स। एज सच प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन लोकल बॉडी लेती है, लेकिन कुछ राज्यों ने ये पावर उनको नहीं दिया, तो मतलब डेवल्यूशन करने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी के दाम इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते हैं, ग्रोथ के डेवलपमेंट के हिसाब से बढ़ते हैं, तो उस प्रकार से उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ना चाहिए। तो मतलब परसेंटेज रेट आप बढ़ाइए, हर 4-5 सालों में वापस एसेस कीजिए, जो लोग नए हैं उनसे और टैक्स लीजिए, लाइक दैट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 285(1) के मुताबिक अगर कोई यूनियन प्रॉपर्टी है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज उस पर टैक्स नहीं ले पाती। तो ये रंगराजन बोलते हैं कि ठीक है टैक्स तो मत लेने दो, बट एटलीस्ट कुछ कंपनसेशन के नाम पे थोड़ा पैसा लोकल बॉडीज को देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, बसेस, इस पे जो ये अपने ट्रैफिक सिग्नल है, पब्लिक लाइट है, उस पे जो एडवर्टाइजमेंट चलती है उस पे लगने वाला टैक्स ये अर्बन लोकल बॉडी में पड़ता है। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को छूट है ऐसा टैक्स लेने की, मतलब अपना अहमदाबाद, बड़ौदा ऐसे कॉर्पोरेशन, बट म्यूनिसिपालिटी को छूट नहीं है। तो इस प्रकार की ये जो विसंगतता है उसे दूर किया जाए, सभी यूएलबी को आप एडवर्टाइजमेंट टैक्स देने की व्यवस्था करो। एंटरटेनमेंट के नए नए आयाम जो आए हैं, साइबर कैफे है, केबल टेलीविजन, बोट राइड्स, इन पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगना चाहिए और वो यूएलबी को मिलना चाहिए। लास्टली, प्रोफेशनल टैक्स ये लोग ले सकते हैं, बट संविधान में इस प्रकार के प्रोविजन है कि 2500 तक का ले सकते हैं, तो वो 12,000 तक बढ़ाना चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट। तो आर्टिकल 276 आप उस हिसाब से अमेंड करो। तो एक तो ग्रांट इन खैरात में कुछ पैसा दे दो और इस प्रकार से रेवेन्यू रिसोर्स उनके बढ़ाओ, ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन बोल के गए। ठीक है, तो 3 टाइप की डेफिसिट थी, एम्पावरमेंट वाली हमने देख ली, रिसोर्स वाली देख ली, अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी वाली। अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट कैसे, यूएलबी में चुनाव होके मतलब कि वो कॉर्पोरेटर्स वगैरह चुने जाते हैं, बट द चॉइस इज नॉट लार्ज इनफ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही खड़े रहते हैं, तो उसमें इसे पकड़ो या उसे, तो मतलब जनता के पास वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए लार्ज चॉइस रहती नहीं। और इसके चलते ये यूएलबी का पावर स्ट्रक्चर वो लोकल एलिट्स के हाथ में ही हमेशा रहता है। कुछ राज्यों में ऐसा है कि इलेक्शन मेयर का डायरेक्ट होता है, कहां पर इनडायरेक्ट होता है, तो उसमें भी विसंगतता है। आजकल नया है कि ये यूएलबी को तो भूल जाओ,
बीआरटी लागू करनी है, मेट्रो ट्रेन लागू करनी है, स्मार्ट सिटी बनानी है, तो उसके लिए अलग से एसपीवी भी बनाया जाए, स्पेशल पर्पज व्हीकल, मतलब कंपनी के अंदर एक नया कोई एंटिटी बनाई जाए, उसका फिर कोई सीईओ अपॉइंट होगा और वो एक टेक्नोक्रेट होगा, राइट। तो इस प्रकार के जब टेक्नोक्रेट्स और सीईओ आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किनके प्रति है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में के सामने है, प्रॉफिटेबिलिटी के सामने, तो मतलब सामान्य आदमी के लिए क्या, ये अकाउंटेबिलिटी में इस आयाम का विचार नहीं हो रहा है। और अंत में हम पाएंगे कि शहरों में ये एनजीओ और सिविल सोसाइटी ये बहुत फूल फाल रहे हैं। जनता सीधा जाके अपने कॉर्पोरेटर या मेयर से फरियाद क्यों नहीं करती, राइट। तो ये इस प्रकार का मशरूमिंग एनजीओ का और सिविल सोसाइटी का हो रहा है क्योंकि जनता को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में अब पहले जैसा यकीन नहीं रहा है। वाई? बिकॉज चॉइस इज नॉट लार्ज इनफ कैप्चर्ड बाय लोकल एलिट्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो GS2 में प्रेशर ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेसेस में ये कुछ मुद्दे आप जोड़ सकते हैं। दवाई आप क्या कर सकते हो इसकी? एक तो ये मतलब जो भी टेक्नोक्रेट्स वगैरह आ गए, एसपीवी बन रहे, तो प्लान, प्रोग्राम, बजट, इन्वेस्टमेंट और उसकी जनता की क्या सुखाकारी हुई, इनके बीच में कोई फॉर्मली लिंक और प्रोविजन होना चाहिए। सेम वे रेवेन्यू, आप बोल रहे हैं कि यूएलबी को ज्यादा प्रोफेशनल टैक्स देने के और बोट राइड और साइबर कैफे पे टैक्स देने की सुविधा करो, तो सामने सर्विस क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, पानी की, गटर की, पब्लिक स्ट्रीट लाइट की। तो उस प्रकार की फॉर्मल लिंक का कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए। ऑडिट होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से आगे बढ़ के कि सिटीजन रिपोर्ट कार्ड हो, कंप्लेंट ब्यूरो हो, सिविक सर्विस सेंटर हो, वहां पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सके, उसका ट्रैकिंग हो सके, ई गवर्नेंस और सारे मुद्दे आप जोड़ सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो हाँ आरटीआई तो बना दिया और अब कुछ कुछ राज्य सरकारें और कुछ वो बना रहे हैं कि राइट टू सर्विस, तो उस हिसाब से हम कुछ मुद्दे जोड़ सकते हैं। अगेन फॉर GS2 बोल बच्चन टॉपिक्स आप यहाँ पर लिखें। सो कुल मिला के अर्बन गवर्नेंस में क्या खामियां थी? एम्पावरमेंट की खामी, रिसोर्स की खामी, अकाउंटेबिलिटी खामी, क्या खामी थी, क्या दवाइयां, वो बातें हमने करी। हम वापस आते हैं अपने सवाल पे। सवाल था, इन इंडिया द एफिकेसी ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट इंप्रूव्ड विद द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण तो बढ़ा लेकिन ये अर्बनाइजेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ज्यादा कामकाज नहीं अच्छा हुआ, क्या उसके कारण है और क्या दवाई हो सकती है? एफिकेसी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। जवाब में यहां पर भी क्या, एक तो इंट्रोडक्शन बनाएंगे, ठीक, और डेफिसिट अब हमको पता है 3 टाइप की, कौन सी? एक तो एम्पावरमेंट वाली, दूसरी फाइनेंशियल और तीसरी फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेज, और दूसरी वोट डालने वाली, अकाउंटेबिलिटी वाली। तो 3 पैराग्राफ कर सकते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं। एंड लास्टली द कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या? इंट्रोडक्शन में एक तो हो सकता है कि व्याख्यायित आप करें शब्द को, या फिर कि ओरिजिन दे दो, या फिर कि स्टैटिस्टिक्स दे दो। इस वाले केस में ओरिजिन देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ओरिजिन कैसे कि ये यूएलबी आई कहां से? अब ओरिजिन देना है तो इतना दूर से भी नहीं कि लॉर्ड मायो वाज द फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, और फिर नहीं, 90 से ही शुरू करें कि 1474 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उस इट प्रोवाइडेड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज इनटू ब्रैकेट यूएलबी। आप शब्द पे फोकस करिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, ये बोलना गलत रहेगा। टेक्निकल वर्ड क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज इनटू ब्रैकेट यूएलबी। उसमें फिर वो म्यूनिसिपैलिटी भी आ गई, कॉर्पोरेशन भी आ गई, नगर पालिका भी आ गई, लाइक दैट, ठीक है। और सीधा आप ये मत लिखो कि यूएलबी, ऐसा कोई भी शॉर्ट फॉर्म है तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में कम से कम एक बार वो उसका लंबा फॉर्म आपने लिखना है। तो अर्बन लोकल बॉडीज इनटू ब्रैकेट यूएलबी, फिर आगे चल के पैरा 1, 2, 3 में जहां पर भी लिखो तो यूएलबी लिखना पर्याप्त है, बट सबसे पहले बार बोला तो फुल टर्म लिखना जरूरी है। सो 74th अमेंडमेंट एक्ट इट प्रोवाइडेड फॉर यूएलबीज विद ब्लैंक फंक्शन, कितने 12, 18 जो भी, फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ओरिजिन है तो 90 से लेके अब तक, तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता गया, वैसे ये यूएलबी दे बिकम वीक एंड इनइफेक्टिव। ऐसा क्यों हुआ है? और ऐसा बोल के इस प्रकार का पैराग्राफ सेट करके फिर आप आगे बढ़िए। पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, वहां पर क्या? एम्पावरमेंट डेफिसिट, राइट, धन वाली मतलब रिसोर्स डेफिसिट, और वोट वाली मतलब अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट। प्रॉब्लम्स क्या थे, रेमेडीज क्या थे, एक एक 2-2 लाइनों में आप चर्चा करें, क्योंकि जितना ज्ञान हमने लिया है वो सारा 200 शब्दों में फिट हो नहीं पाएगा। तो मतलब थोड़े टर्म में ही आपने वो कंक्लूड करना, लिखना है यहाँ पर। इधर भी एक आप खास की ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि 74th अमेंडमेंट एक्ट
उसके चलते क्या हुआ, राज्य सरकारों पे कुछ मैंडेटरी पावर्स है और कुछ डिस्क्रिशनरी, मतलब मैंडेटरी प्रोविजन है और डिस्क्रिशनरी। ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, यही ज्यादा फसाद की जड़ है कि एम्पावर नहीं हो रहा है, टैक्स बेस में काम नहीं हो पा रहे हैं, तो डेट इज द थिंग। और फिर उसके चलते ये तकलीफें आ रही हैं। अकाउंटेबिलिटी में भी हर एक जगह पे वो नियमित इलेक्शन वगैरह नहीं हो पा रहे थे, XYZ, और उसकी क्या क्या दवाइयां, और अंत में कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या, ऊपर जो चर्चा की वो, और SDG लक्ष्मीकांत उससे कुछ अपने को मिल गया तो वो लिखें। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड में क्या कि हाँ, अर्बनाइजेशन का पेस तो बड़ा है, लेकिन वो ULP ने ढंग से काम नहीं किया। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा कंक्लूजन में सोच सकते हैं, सिटीज इनेबल पीपल टू डू समथिंग, और बीच में वो क्या, वो आप फिट करो, सिटीज एज हब्स फॉर कल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, ये वाला, कॉमा, इनेबल पीपल टू एडवांस सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो ऑटोमेटिकली वो DPSC आपने मारपीट के फिट कर दिया। सो सिटीज तो ये करती है। हाउएवर ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज, हैव बीन अनेबल टू प्ले देयर वाइटल रोल। वो अपना काम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ डेफिसिट्स, बिकॉज डेफिसिट्स नहीं, बिकॉज ऑफ डेफिसिट्स। ठीक, इन खाली जगह खाली जगह खाली जगह क्या, एम्पावरमेंट की, रिसोर्स की और अकाउंटेबिलिटी, उसके कारण वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाए। बट दे कैन बी स्ट्रेंथन बाय फिलिंग अप द सेम। फिलिंग अप द सेम मतलब क्या, ये सेम डेफिसिट थ्रू स्पिरिटेड एक्शन बाय स्टेट एंड सोसाइटी। द स्टेट के नाम पे यूनियन भी आ गया, 14 फाइनेंस कमीशन ने उसको जो बोला ढेर सारा पैसा दो, वो भी बात आ गई, राज्य सरकार भी आ गई, अर्बन लोकल बॉडी खुद भी आ गई कि गटर और सारी चीजें साफ करें, एंड सोसाइटी भी, उसका भी स्पिरिटेड एक्शन। क्या आप फरियाद करते हो कि लोकल एलिट ने इलेक्शन कैप्चर कर लिया, तो आप खुद जाके क्यों राइट नहीं कर रहे हो, इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? आप बोलते गंदगी है तो खुद थोड़ा साफ सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखते? सो थ्रू स्पिरिटेड एक्शन बाय स्टेट एंड सोसाइटी। तो अब आप इसी प्रकार के जो भी बोल बच्चन कई सारे सवाल आप सोच सकते हैं अलग अलग इश्यू के लिए, पॉवर्टी का है, वीमेन का है, XYZ। तो मतलब कोई DPSC का एंगल, और मतलब पॉजिटिव नोट पे एंड करना है तो कैसे, थ्रू स्पिरिटेड एक्शन बाय स्टेट एंड सोसाइटी, और काम हो गया अपना। ठीक, सो फार हमने जो चर्चा की, अर्बनाइजेशन इज अ गुड थिंग, वो क्यों है, एग्लोमरेशन, इकोनॉमी, लोकेशन फैक्टर के नाम पे 3 चीजें हमने समझ ली, और अर्बनाइजेशन इज गुड, देयरफॉर पॉलिसी मेकर भारत के पाकिस्तान वाले उन्होंने उसे इम्ब्रेस कर लिया, SDG में भी उसका गोल बनाया गया। लेकिन कंजेशन फोर्सेस के चलते वो लैंड, हाउसिंग, लेबर मार्केट, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट, वो चल के तकलीफें आ रही हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम थे, क्या रेमेडी, उसकी हमने चर्चा की। और उन सबके चलते इंडियन अर्बनाइजेशन हैज बीन टर्म्ड एज मेसी एंड हिडन। हिडन कैसे, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी के बाउंड्री के बाहर, और मेसी कैसे, गंदगी, स्लम्स, स्प्रॉल्स। और ये सब चल रहा था। साथ में हमने GS2 के लिए देखा कि अर्बन गवर्नेंस में 3 प्रकार की खामियां हैं, कौन सी, एम्पावरमेंट की, रिसोर्स की और अकाउंटेबिलिटी की। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्कीम्स एंड पॉलिसी के नाम पे देख लेते हैं। हम लेक्चर के शुरुआत के भाग में चर्चा कर रहे थे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे या पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 3 मैक्रो रिफॉर्म हम सोच सकते हैं कि ये चेन्नई सालेम वाला जो बन रहा था, मतलब इस प्रकार के एग्लोमरेट है, उसका कॉरिडोर बना दिया जाए। ठीक है, ताकि लोकल प्रोडक्शन वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच सके, और ऐसा जो भी डेवलपमेंट हुआ तो ग्रामीण शहरी इलाकों में और स्पिल ओवर हो जाए उसका। सेकंड, गांव है तो उसको रूरबन बना दो ताकि वो आगे चल के सिटी में डेवलप हो और माइग्रेशन का प्रेशर कम हो। और सिटी है तो उसे या तो स्मार्ट बना दो या अमृत पिला दो। 100 स्मार्ट सिटी, 500 अमृत सिटी, उससे लिवेबिलिटी इंप्रूव हो, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो, कंजेशन फोर्सेस एंड सो ऑन। तो अब इस वाले पे फोकस कर सकते हैं, ये स्मार्ट सिटी एंड अमृत। यहाँ पर स्मार्ट सिटी क्या है, दूसरे देशों में क्या चल रहा था, वो सब प्रीलिम लेक्चर सीरीज में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद जून 2015 में वो मतलब गाइडलाइन दी गई और आगे कुछ नए डेवलपमेंट हुए, उसकी आज चर्चा करेंगे। स्मार्ट सिटी बनाने हैं कितने, 100। तो 100 कौन से सिटी बनाओगे आप, सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होगा, 1, 2 एंड 3। पहला स्टेज इंट्रास्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही, ये अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, गांधीनगर, ये सब लोग अपने प्रपोजल भेजें राज्य सरकार को। राज्य सरकार वहां से शॉर्टलिस्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को भेजे और वो आगे चल के ऑल इंडिया लिस्ट प्रिपेयर करे। वो जो लोग आ गए ऑल इंडिया लिस्ट में, वो वाले सिटी वो अपना स्मार्ट सिटी प्लान SCP बनाए।
अब हो सकता है कि उनको वर्ड में टाइप करना ही नहीं आता, तो वो प्लान कैसे बनाए? तो दे कैन हायर कंसल्टेंसी एजेंसी, दे कैन ऑल्सो यूज हैंड होल्डिंग एजेंसी। हैंड होल्डिंग मतलब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी लोगों की मदद भी वो ले सकते हैं। तो इनकी मदद से वो अपना स्मार्ट सिटी प्लान SCP बनाए। वो प्लान अप्रूव होने पर मतलब वो प्लान से आगे चलेंगे, वापस अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेगा और फाइनल सिलेक्शन 100 जनों का होगा। उस 100 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, सेकंड प्रीलिम अटेम्प्ट आप देख सकते हैं। और अगर आप जीत गए तो आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के बोल के एक कंपनी बनानी है और वो स्मार्ट सिटी लागू करेगी। ठीक, अब तो मतलब पहला शॉर्ट लिस्टिंग ये तो समझ में आ गया। ये दूसरा स्मार्ट सिटी प्लान जरा समझ लेते हैं। स्मार्ट सिटी प्लान के नाम पे आपने कुछ प्रपोजल ऊपर केंद्र में भेजना है। ये स्मार्ट सिटी प्लान के अंदर क्या क्या मुद्दे आपने वहां उनको बताने हैं कि हमारी ये अभी की सिटी है, एग्जिस्टिंग सिटी, वहां कुछ एरिया हम रीडेवलप करेंगे। रीडेवलपमेंट करने का मतलब कि जो भी है वो पूरा तोड़ फोड़ निकाल के नई चीज बनाएंगे। तो वो होगा मतलब रीडेवलप, मतलब रिप्लेस कर देंगे पूरा स्ट्रक्चर। ऐसा मतलब कि मिनिमम 50 एकड़ के इलाके में ये हो। दूसरा, हम कुछ इलाकों को रेट्रोफिट करेंगे, मतलब कि जो है ही उसे अपग्रेड किया जाए, मतलब पूरा साफ करके नई चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो याद करो अहमदाबाद, वो अपवर्ड उसका जो एक्सपांशन करना था, ऐसा कोई प्लान, तो वो क्या है, रेट्रोफिट। आपने वही मकान है उसके ऊपर और नए फ्लोर बना के अनुमति दे दी, तो अपग्रेड करेंगे। और ऐसा 500 एकड़ के लिए। आगे नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट, याद क्या रखना है, एग्जिस्टिंग सिटी, वहां पर रेट्रोफिटिंग और रीडेवलपमेंट के कुछ प्रपोजल हो। दूसरी बात, ये तो अपनी एग्जिस्टिंग सिटी, उसके आस पड़ोस के एरिया में क्या, वहां पर अगर कोई भी विकास नहीं तो वहां पर भी ग्रीन फील्ड, अगर कुछ भी नहीं है एक जमीन पे और आप कुछ डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड। तो वो ग्रीन फील्ड एक्सपांशन किया जाए करीब 250 एकड़ में, और वहां जमीन चाहिए तो क्या हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन है तो टाउन पूलिंग, लैंड पूलिंग, इस हिसाब से ये सराउंडिंग एरिया में अभी से हम लोग ये चीज डेवलपमेंट करेंगे, ये मतलब अपार्टमेंट बनाएंगे, ये वो चीज। क्यों? क्योंकि आगे 10, 20, 30 सालों में जब सिटी का एक्सपांशन होगा तो वो सारी चीजें एकोमोडेट की जा सके और प्रेशर ना बने। तो सराउंडिंग एरिया में ये, और इन सब के ऊपर एग्जिस्टिंग सिटी और सराउंडिंग एरिया सभी जगह ये जो 5 सिटी एरिया बना, वहां पर ICT सॉल्यूशन के नाम पे पूरा वाईफाई की सुविधा होगी, ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, वो सब यूज करेंगे। और ये सब कुछ लागू करने के लिए हमारा ये फाइनेंस मॉडल रहेगा कि हम इस प्रकार के टैक्स लेंगे, इस प्रकार की सर्विस के इतने इतने यूजर चार्जेस लेंगे, इतना हम म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करके उधारी में पैसा लाएंगे, XYZ थिंग। तो इस प्रकार का स्मार्ट सिटी प्लान आपने बनाना है कि एग्जिस्टिंग सिटी वहां रेट्रोफिट रीडेवलपमेंट करो, सराउंडिंग में थोड़ा और ग्रीनफील्ड डेवलप करो, और पूरे इलाके के अंदर क्या ICT बनाओ, थोड़ा फाइनेंस मॉडल। अगेन ये सारी मतलब चीजें GS2 के लिए तो उतनी नहीं, बट GS3 में कहीं कहीं आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेटर इन्वेस्टमेंट मॉडल की आप बात करो और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो ये कुछ मुद्दे हैं। फर्स्ट स्टेज वॉज की शॉर्टलिस्ट करें, सेकंड स्टेज की ऐसे सिटी फिर अपना SCP प्लान ऊपर जमा कराएं, और उनका प्लान अप्रूव हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कौन बनाएगा? अर्बन लोकल बॉडी नहीं बनाएगी, वो अलग से कंपनी खड़ी करके वो बनाएंगे, जिसे बोला जाएगा SPV, दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल। ये एक प्रकार की लिमिटेड कंपनी होगी अंडर कंपनीज एक्ट। हमने देखा कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होता है, कंपनियां होती है 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके फिर नीचे शेयर होल्डर रहते हैं और उनका इतना % होल्डिंग एंड लाइक दैट। तो ये जो SPV बने अपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल, वो इस तरह से बनानी है कि वहां राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी कम से कम 100 करोड़ उसका कैपिटल आए, जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका कम से कम 100 करोड़ कैपिटल आए। मान लो केवल इतने लोग हैं तो कि क्या हुआ, 50-50% होल्डिंग हो गया, और इस प्रकार से ये अपनी बन गई। हो सकता है कि लगे कि हमारे तो मतलब बहुत बड़ा विजन है और 200 करोड़ पर्याप्त नहीं, और पैसा की व्यवस्था होनी चाहिए। देन यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व अ प्राइवेट कंपनी या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आप समझते हैं, इनसे भी आप इनको भी मतलब थोड़ा होल्डिंग दे सकते हो, शेयर होल्डिंग। लेकिन शर्त ये है कि ये दो वाले लोग, दे शुड बी द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, ये माइनॉरिटी में होना चाहिए। दूसरी शर्त, जितना स्टेट यूटी का परसेंटेज हो उतना ही ULB का होना चाहिए परसेंटेज शेयर होल्डिंग। तो इस हिसाब से मतलब कि X% हो, ये X% हो, तो प्राइवेट कंपनी कितने कंट्रीब्यूट कर पाएगी, 100 - 2x एंड लाइक दैट। ठीक है। अगेन वी डोंट हैव टू बिकम स्टैटिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट। क्या याद रखना है कि कंपनीज एक्ट में SPV आप बनाओगे
जिसमें स्टेट और यूएलबी की इक्वल पार्टनरशिप के साथ शेयर होल्डिंग होगी, मिनिमम 100 करोड़, ज्यादा जरूरत पड़ी तो प्राइवेट कंपनी वो। ये भी एक प्रकार का क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल ही चल रहा है। आगे बात हो सकता है कि इतना इनिशियल कैपिटल से जो आपने एसपीवी बनाया वो भी पर्याप्त ना हो अपना स्मार्ट सिटी का विजन पूरा लागू करने के लिए, ढेर सारा पैसा और चाहिए। तो पैसे में ग्रांट के रूप में पैसा आ सकता है, केंद्र सरकार ग्रांट दे और दूसरा कि राज्य सरकार यूटी इनको ग्रांट दे। शर्त ये कि ये भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब यूनियन बोले मैं इतने करोड़ दूंगा तो राज्यों को भी उतना इक्वल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेकंड, ये पूरी कंपनी चाहे तो बोरो कर सकती है, उसके अपने बॉन्ड इश्यू कर सकती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करे उसके लिए यूजर फी यूज रख सकते हैं कि वाईफाई यूज किया इतना पैसा दो, बीआरटी है उसमें इतना। और यहां तक कि ये एसपीवी को टैक्सेशन पावर भी दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड कि ये अर्बन लोकल बॉडी अग्री कर जाए। तो मतलब कि हाँ ये साइबर कैफे है तो इसका टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, या बोट राइड हमने क्योंकि ये पूरा लेक बनाया है तो उसकी बोट राइड पे एंटरटेनमेंट टैक्स हम लेंगे और लाइक दैट। और 14 फाइनेंस कमीशन हमने देख लिया 2.87,000 करोड़ और उसमें 87,000 करोड़ वाला भी वो सारा माल यहाँ पर आने वाला है। 80% बेसिक, 20% परफॉर्मेंस, राइट। अदर स्कीम्स जो भी चल रही हैं, स्वच्छ भारत, XYZ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब फंडिंग फाइनेंस में आपके पास अब पर्याप्त मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटी में पैसा कहाँ से आएगा? एज सच दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पर की यूनियन गवर्नमेंट की 48,000 करोड़ और राज्य सरकार और कुल मिला के 1 लाख करोड़ तक का निवेश होने वाला है। बट अगेन क्रिटिसिज्म कि इसकी जितने एम्बिशन है उसके सामने ये फंडिंग भी पर्याप्त नहीं है। ठीक, सो फाइनेंस मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल यहां तक हम समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। ये एसपीवी है तो एक प्रकार की कंपनी बनी। कंपनियां कैसे, एक हमने बेसिक चीज समझी थी कि आईपीओ इश्यू होता है, आपने खरीद लिया तो आप शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चयनित करेंगे, उनका एक चेयरमैन रहेगा, फिर वो ये पूरा बोर्ड अपने सीईओ को अपॉइंट करेगा, सीईओ अपने एग्जीक्यूटिव चुनेगा स्टाफ और वो प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से नीचे ये शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है ये बोर्ड तय करेगा एंड लाइक दैट। ठीक, यहां पर भी हमने क्या देखा, ये एसपीवी एक प्रकार की कंपनी है, राइट। तो कंपनी है तो नीचे पार्टिसिपेंट कौन, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से, फर्स्ट पार्टिसिपेंट, सेकंड इज अर्बन लोकल बॉडीज और थर्ड पैसा कम पड़ा तो प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। तो ये 3 बंदे आपके पार्टिसिपेंट, शेयर होल्डर जो भी बोलना है, उसके ऊपर एक बोर्ड होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जैसे शेयर होल्डर के ऊपर बोर्ड है तो यहाँ पर भी बोर्ड होना चाहिए। तो हाँ होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूएलबी के नॉमिनीज रहेंगे। और इस बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, डिविजनल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये राज्य सरकार के ऊपर डिस्क्रिशनरी छोड़ दिया, वो तय करे कि कौन चेयरमैन हो। अब ये बोर्ड और उसके चेयरमैन ये रोज रोज का काम नहीं करेंगे, कलेक्टर को और भी काम रहते हैं, तो ये सीईओ एक तय करेंगे। सीईओ जो कि 3 साल का उसका अपॉइंटमेंट टर्म होगा और ये कौन बनेगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नाम क्लियर करेगी। फिर उसके नीचे उसके एग्जीक्यूटिव स्टाफ और ये लोग फिर स्मार्ट सिटी पूरा लागू करें। अगेन ये सीईओ भी खुद सारी चीजें नहीं कर सकता कि वाईफाई का पूरा मतलब ऐप मैंने डेवलप कर दी, वोट राइट तो उसके लिए ये चीज चाहिए। दे विल ऑल्सो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट आउट टू प्राइवेट एजेंसी। कुछ जगह पे करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से दूसरा नया एसपीवी बनाएंगे और फिर वो कुछ करेगा और इस प्रकार से ये पूरा मतलब सिस्टम चलेगा। ठीक, आगे एक एपेक्स कमेटी ऊपर रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, जहां उसका सेक्रेटरी आईएएस वो उसका चेयरमैन। नेक्स्ट थिंग हमने देखा ये एसपीवी एक बना है, राइट, जहां पर की अर्बन स्टेट और यूएलबी के नुमाइंदे, उससे हमने बोर्ड ऑफ चेयरमैन नॉमिनी बने, उन लोगों ने एक सीईओ को अपॉइंट किया। ये सीईओ वापस एक दूसरी जगह पे जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एडवाइजरी कमेटी, जहां पर कि वो सीईओ है, कल जो भी डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट सिटी बनी उसका एमपी, एमएलए है, यूथ एक्सपर्ट हैं, जैसे कि ये लड़की मतलब वो यूथ भी है और गिटार में एक्सपर्ट भी है। और एडवाइजरी कमेटी में आप शामिल नहीं हो पाए तो भी बैठे बैठे आप अपनी मोबाइल ऐप से और फीडबैक दे सकते हैं कि ये काम करना चाहिए, लाइक दैट। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी। अब फीचर्स, स्मार्ट सिटी में क्या सुविधा होगी, हमने देखा कि हर एक सिटी ने अपना स्मार्ट सिटी प्लान देना है कि हम ये एग्जिस्टिंग सिटी में इतना रीडेवलपमेंट करेंगे, इतना रेट्रोफिट करेंगे, XYZ। तो वो अलग अलग सिटी में अलग अलग होगा, राइट, उनके अपने हिसाब से। बट बाय एंड लार्ज हम क्या अपेक्षित रख सकते हैं, बीपासा, बिजली पानी सड़क, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो हाँ स्मार्ट मीटर होंगे, स्मार्ट ग्रिड बनाई जाएगी, स्मार्ट ग्रीन बिल्डिंग रहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, म्यूनिसिपल वेस्ट में से एनर्जी जनरेट करेंगे, लाइक दैट। पानी, तो पानी के अंदर क्या स्मार्ट मीटर अपने आप चालू हो बंद हो, उस हिसाब से आप
फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बिल्डिंग में पूरे प्रावधान हो, पानी आप दे रहे हैं तो उसमें आर्सेनिक नहीं है और XYZ तो क्वालिटी मेजरमेंट के मीटर के अंदर सिस्टम फिट हो, गटर पानी की व्यवस्था, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए क्या स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत कौन लागू करेगा? ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रिक्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, अर्बन इलाकों में रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। स्वच्छ भारत हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन देख लेते हैं। स्वच्छ भारत का क्या टारगेट है? ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, 0% कब तक करना है? 2 अक्टूबर 2019 तक। ये तारीख क्यों खास है? क्योंकि 150वीं गांधी की जयंती है। स्वच्छ भारत लागू कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर कमेटी यूनियन पे बनेगी, स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के हाथ में, फिर ग्राम सभा वार्ड कमेटी को हम साथ में लेंगे, और नीचे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए स्वच्छता दूत बनाए जाएंगे। वो आंगनबाड़ी, लाइनमैन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब की मदद से पूरा प्रचार प्रसार करेंगे और इनको भी मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप एक फैमिली को डेफिकेशन करने से स्टॉप करोगे तो आपको 150 रुपए दिए जाएंगे, लाइक दैट। ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हुआ पैसा कहां से आएगा स्वच्छ भारत में? दिस इज नॉट अ 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, राज्यों ने भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो सामान्य राज्यों में 75-25, स्पेशल कैटेगरी वाले में 90-10। स्पेशल कैटेगरी मतलब JK, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। ये सारा जो पैसा है उसका 15% अवेयरनेस जनरेशन के लिए है, फिर CSR और वहां से प्राइवेट फंडिंग में भी आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा। और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आया? बजट 2015 में बोला था कि हम स्वच्छ भारत ये लागू करने के लिए कोई सेस भी लगाएंगे, और वो सेस लागू कर दिया, 0.5% सेस ऑन ऑल टैक्सेबल सर्विसेज। तो पान कार्ड जो पहले आपको मिलता था उसके लिए फीस भरनी पड़ती है, उसमें 1 रुपया और बढ़ गया भाई, ये 0.5% सेस लागू हो गया। तो दिस इज द फंडिंग मॉडल। और अंत में ये सब लोग भी हैं, पैसा भी है, लागू क्या करोगे आप? तो ग्रामीण इलाकों में स्कूल में टॉयलेट बनाएंगे, घर में टॉयलेट बनाएंगे जिसके लिए 12,000, और पूरी कम्युनिटी के लिए वॉशरूम, टॉयलेट, कपड़े धोने की सुविधा ऐसे बनाएंगे 2 लाख रुपए की मदद से। शहरों में क्या करेंगे? इंडिविजुअल घर में आप टॉयलेट बनाओ, 4,000 दे दिए। कुछ ऐसी झुकी झोपड़ियां है कि हर एक घर में आप नहीं बना सकते, तो पूरी झोपड़ी के कम्युनिटी के लिए एक टॉयलेट बन जाए। फिर शॉप, मॉल, ऑफिस हैं, वहां पर पब्लिक टॉयलेट बन जाए। स्मार्ट सिटी होगी, अमृत होगा तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो वो माइग्रेंट वर्कर, वो लेबरर, उनके लिए टेम्पररी टॉयलेट्स क्रिएट किए जाएंगे। और ये सारी चीजों में म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट 100% होगा, उस प्रकार के प्रावधान। ठीक, उसके आगे स्मार्ट सिटी में ICT या ई-गवर्नेंस की मदद से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। कुछ मुद्दे देख लें कि आपने ये बीन्स लगाए हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए, तो उसके ऊपर CCTV फिट कर दो, तो मॉनिटर से अपने आप पता चल जाए अभी खाली है, बड़ा है, निकाल के लेके आओ। या फिर कि उसके अंदर ही कोई ऐसा सेंसर फिट कर दो कि वजन के हिसाब से कि बड़ा है, खाली है, उस प्रकार से लेने का ड्राइवर को ऐप में नोटिफाई हो जाए। जो भी गार्बेज ट्रक है वहां पर GIS और ये मैप्स की मदद से ऑप्टिमल रूट तय किया जाए, और वो नियमित रूप से आ रहे जा रहे, उसके लिए RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, ये सारी चीज सोच सकते हैं। सोशल मीडिया, जनता का पार्टिसिपेशन कैसे, ये मेरे बाजू में गार्बेज ट्रक अभी तक आया नहीं तो मैं ऐप पे फरियाद कर सकूं, इस प्रकार की कोई चीजें। बहुत एडवांस कि आपकी सोसाइटी के बाहर ही ऐसी कोई सिस्टम हो कि आप वहां पे कचरा डालो और पूरी न्यूमेटिक सिस्टम, हम वैक्यूम की मदद से ही वो बाहर चला जाए और कहीं पे जाके उसका ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन हो, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये कि बहुत महंगी सिस्टम है और भारत में इसे लागू करने का अभी मतलब नहीं है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी अंत में बिहेवियरल चेंज इज नेसेसरी टू स्टॉप लिटरिंग एंड गार्बेज। ठीक, तो स्मार्ट सिटी में क्या, बिजली पानी में हमने देख लिया, बिजली में ये, पानी में ये, और स्वच्छता में ये कुछ करेंगे। देन सड़क एंड हाउसिंग। सड़क में क्या, स्मार्ट पार्किंग की सुविधा हो, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और वो सारी बातें। ये सब हम पहले भी अभी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में चर्चा कर चुके हैं और आगे ई-गवर्नेंस के लेक्चर में बात करेंगे। देन देयर विल बी हाउसिंग। हाउसिंग क्या, सभी के लिए हाउसिंग होना चाहिए। गरीब शब्द का हम यूज नहीं करेंगे। मेंस परीक्षा में क्या, EWS एंड LIG। जो एग्जिस्टिंग स्लम है उसे अपग्रेड करेंगे, ग्रीन हाउसेस होंगे, डिजास्टर प्रूफ हाउसिंग होंगे, मॉड्यूलर हाउसिंग होंगे, और साथ साथ ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस भी होगी, क्योंकि SDG गोल ऐसा बोल के गए हैं। ठीक, तो इतना तो पीपासा, बिजली, पानी, सड़क और मकान हो गया। फिर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा, हेल्थ केयर के लिए टेलीमेडिसिन वगैरह की सुविधा। अब यहाँ पर कुछ भी मुख्य परीक्षा में लिखना है तो आंकड़े, स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना है कि इतने हजार पर एक प्राइमरी स्कूल या इतने लाख पर एक कॉलेज, नहीं। आप केवल एक शब्द में समराइज कर सकते हो कि पॉपुलेशन बेस्ड बेंचमार्क्स, ठीक है, उस हिसाब से प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी, हाई स्कूल, क्लिनिक, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सब लागू किए जाएंगे। तो अपने आप वो
इन्फर कर ही देता है कि हाँ मतलब कि इतने हजार पे ये होना चाहिए, इतने हजार पे ये लग जाए। देन आईसीटी का यूज करके पब्लिक वाईफाई, कियोस्क, पूरा ऐप मैनेजमेंट वगैरह, हम ज्यादा आराम से इसकी चर्चा करेंगे ई गवर्नेंस के लेक्चर में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी में ये गाइडलाइन बोला गया है कि हर एक शहर को उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, होजियरी, टेक्सटाइल, फर्नीचर, उस हिसाब से आइडेंटिटी दी जाए और उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद, तो आप बोले कि टेक्सटाइल या फिर कॉटन, या तो उस हिसाब से हम जो भी पब्लिक प्लेसेस बनाए, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो वहां वो एलिमेंट डिजाइन के इंक्लूड किए जाएं, उस हिसाब से उसका इकोनॉमिक प्लानिंग हो, लाइक दैट। स्टार्टअप कंपनियों को मदद करे, नजदीक में जो भी पोर्ट एरिया है उसके साथ कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का वो हिस्सा बने, और सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक, तो स्मार्ट सिटी उसका इन्वेस्टमेंट मॉडल हमने समझ लिया, वहां पर क्या सुविधाएं हमको मिलेंगी वो। अब हो सकता है कुछ सिटी का उसमें नंबर ना लगे, हमने देखा वो 100 का ही मेरिट लिस्ट बनेगा, तो फिर बाकी जो बचे उनका क्या, अमृत पिला सकते हैं, मतलब 500 सिटी के लिए ये। अमृत मिशन क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देखा कि 2005 में यूपीए लेके आई थी जन्नूरम, उसको बदल के अब ये चीज आ गई है। फीचर फंडे तो सिमिलर ही है कि 500 सिटी पकड़ लिया, 5 साल 50,000 करोड़ का निवेश करेंगे, और ये भी 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। केंद्र सरकार नीचे सिटी वाइज पैसा अलॉट करेगी, तो 33% टू 50% पैसा अलॉट करेगी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। 10 लाख की आबादी से कम है तो इतना, ज्यादा है तो इतना। 10 लाख से कम है तो 50% कंट्रीब्यूशन, ज्यादा है तो 33%। वाई? क्योंकि वहां आबादी ज्यादा है तो टैक्स बेस ज्यादा है, तो अपेक्षित है कि यूएलबी अपने रिसोर्सेज से कुछ खड़ा करें, लाइक दैट। अगेन स्टैटिस्टिशियन नहीं बना है तो क्या कि यूनियन विल प्रोवाइड फंडिंग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बस इतना एक शब्द आप याद रखो। और जो भी पैसा दिया जाएगा इट इज लिंक्ड विद रिफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस। अब ठीक है, आप कौन करेगा ये पता है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा वो पता है, अब करना क्या है। अगेन वही बोल बच्चन की इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सुवे, ट्रांसपोर्ट, फिर म्यूनिसिपल वर्कर को हम तालीम देंगे कि वो बढ़िया सर्विस दे सके। और यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एलिमेंट का ध्यान रखा गया है। कैसे? जन्नूरम में ये था कि केंद्र सरकार तय करेगी हर एक प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए, हर एक सिटी के अंदर ये काम के लिए। यहाँ पर राज्य को एक बार एनुअल अप्रूवल दे दिया, फिर नीचे उनको जो करना है वो सिटी में करते रहे। सो लाइक दैट केंद्र सरकार ने थोड़ा डिवॉल्व कर दिया डिसीजन मेकिंग, सो दैट इज प्रमोटेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेम वे हम देख सकते हैं स्मार्ट सिटी में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एलिमेंट है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट उसके इतने टके शेयर होल्डिंग और उसके नॉमिनी जाएंगे, राइट, और नीचे यूएलबी उसको भी, कि दोनों की शेयर होल्डिंग परसेंटेज सेम होनी चाहिए ताकि यूएलबी का भी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दबदबा रहे, वो भी कुछ बोल सकें, लाइक दैट। तो हाँ, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पार्टिसिपेशन, वो सब इंप्रूव हो रहा है। लेकिन स्वाभाविक है ये सब इंप्रूव होगा तो इन्हें मजा नहीं आएगा। सो व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट स्मार्ट सिटीज? पहला क्रिटिसिज्म कि स्मार्ट सिटी दे विल बिकम घोस्ट सिटीज, वहां कोई रहने नहीं आएगा लाइक दैट, बिकॉज चाइना में ऐसा हुआ। एंटी आर्ग्यूमेंट कि चाइना वाले ने तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाई, वो जमीन पे कोई रहता ही नहीं था और नया सिटी बना दिया, और एक्सपेक्ट किया कि बाहर बेइजिंग में और शंघाई में रहने वाले लोग यहाँ पर माइग्रेट हो जाए। वो काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो सारे प्रीलिम लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके सामने और क्रिटिसिज्म कि मान लो कि बहुत सारे लोग आ गए, स्मार्ट सिटी में मुफ्त वाईफाई है और अच्छा खासा अपने को लाइवेबिलिटी इंडेक्स है, तो फिर आप क्या करोगे? सो वन क्रिटिसिज्म। सेकंड, सेंस ऑफ सोल एंड सेंस ऑफ प्लेस इज लॉस्ट, कि अलग अलग शहर के इलाके हैं, उनका अपनी आइडेंटिटी होती है, वो चली जाएगी। नहीं, क्योंकि हमने देखा स्मार्ट सिटी प्लान में ये लिख के आपने देना है कि हमारे शहर का ये इकोनॉमिक खासियत है और इस प्रकार से यूनिक आइडेंटिटी उसकी डेवलप की जाएगी, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे उसके वो अर्बन लैंडमार्क बनाने में हो, स्टैचू पुतले जो भी लगाने हैं। फिर आगे की ये सब आईसीटी आप यूज कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरा, तो वो मतलब प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी, वो वाले कंसर्न। एंड बायस्ड कि ये स्मार्ट सिटी वाली पूरी चीजें ये मतलब एलिटिस्ट लोगों के लिए है, इससे गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है, और ऐसा उनको लगता है अलॉटमेंट पॉलिसी के चलते। एलिटिस्ट कैसे? स्मार्ट सिटी तो बनेगी लेकिन स्मार्ट सिटी के सभी एरिया इक्वली स्मार्ट नहीं होंगे। स्मार्ट इन द सेंस कि वहां पर फिजिकल, आईटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि पुराने जन्नूरम में भी यही तकलीफ थी। आप देखिए कि अहमदाबाद में वो जन्नूरम और बीआरटी से बढ़िया हुआ, लेकिन वो नदी के इस पार बढ़िया है, उस पार तो खास है नहीं। काउंटर आर्ग्यूमेंट, स्मार्ट सिटी प्रपोजल एससीपी जो बना के भेजना है, वहां पर शर्त की गई है कि प्रपोजल आपका ऐसा होना चाहिए कि ऑल रेसिडेंट्स मस्ट फील समथिंग फॉर देम इन द पान सिटी फीचर। सभी रिहायशी लोगों को लगना चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ है, इस प्रकार का मॉडल आप बना के भेजो। तो अहमदाबाद का आप जब भेजोगे तो ऐसा नहीं कि मतलब नदी के इस पार का ही विकास और उस पार का नहीं, वो पूरे सिटी में ये करेंगे तो ही आपका 100 की मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा।
तो अगेन ये इंक्लूसिवनेस वाले मुद्दा गलत है। और वैसे भी स्मार्ट सिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जॉब्स टिकल डाउन होंगे और फिर तो ग्रोथ आने ही वाला है। अलॉटमेंट पॉलिसी में क्रिटिसिज्म, हमने देखा कि सिटी में क्या करना है, 100 सिटी को स्मार्ट बना दिया और 500 को अमृत पिला दिया। तो कौन से राज्य में कितनी सिटी आप अलॉट करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसकी फॉर्मूला इस प्रकार से तय की गई कि हर एक राज्य की मतलब अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और वहां पर स्टैट्यूटरी टाउन कितने हैं, उसका 50-40% वेटेज के हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया गया और फिर हर एक राज्य में कोटा दिया गया कि तमिलनाडु में 12 स्मार्ट सिटी रहेंगे और 33 अमृत सिटी रहेंगे, गुजरात में 6 और 31 एंड लाइक दैट। इसका भी क्रिटिसिज्म कि ये मतलब अलॉटमेंट में पॉलिटिकल बायस है। उत्तर प्रदेश में खाली 22% जनता अर्बन इलाकों में रहती है, लेकिन फिर भी उनको 13 सिटी स्मार्ट सिटी अलॉट कर दिए क्योंकि वहां पर चुनाव आने हैं तो ये मुद्दा बनाया जा सके। केरला के अंदर बहुत सारा अर्बनाइजेशन है, लेकिन फिर भी उनको एक ही स्मार्ट सिटी अलॉट किया गया क्योंकि वहां बीजेपी को कभी सरकार बनने वाली नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ मतलब ये क्रिटिसिज्म कुछ न्यूज़पेपर वाले चला रहे हैं। सेम इज फॉर स्मार्ट, ये अपने अमृत सिटी। दूसरी बात कि सिटी में 100 को आपने स्मार्ट बना दिया, 500 को अमृत बना दिया, तो मतलब कितने 600 का तो कल्याण हो गया, लेकिन बाकी के 3800 सेंसस टाउन उनके लिए क्या, राइट। और दूसरी बात कि रूरबन के नाम पे आप स्कीम चला रहे हो, बट वहां पर तो ये है कि वो तालुका सेंटर टाइप के किसी विलेज को डेवलपमेंट करना है, तो इनमें तो वो पैसा आएगा नहीं। देन व्हाट, स्वच्छ भारत होगा बट ये दूसरे अर्बन गवर्नेंस डेफिसिट कम नहीं हो पाएंगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट, 14 फाइनेंस कमीशन ने ढेर सारा पैसा दिया है तो उससे कुछ होगा, ठीक। तो स्मार्ट सर्विसेज मिलेंगी बट इंक्लूसिव नहीं होंगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एनीवेज, तो हम लोग मैक्रो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि एग्लोमरेट्स है उसका कॉरिडोर बने, विलेज है उसे रूरबन बना दे और सिटी है उसे स्मार्ट बना दे या अमृत पिला दे। अब यहाँ पर आते हैं, ये रूरबन वाली बात है थोड़ी। 2004 में यूपीए का एक पूरा स्कीम थी लेकिन वो काम नहीं आई। फिर 2015 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आया। ऐसा जी चर्चा कर चुके, बट सितंबर में कुछ नए डेवलपमेंट आ गए तो रिवीजन के लिए देख लेते हैं क्या करना है। 5000 करोड़ रुपए डाल दिए। 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, यहाँ पर 60-40 और 80-20। ये 80-20 किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। और भी पैसा क्रिटिकल गैप फंडिंग के नाम पे अगर लगे कि ये नहीं हो पा रहा है देन, और बाकी की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जैसे कि ये स्वच्छ भारत है या फिर कि दीनदयाल वो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो योजना है उसके साथ उसे कन्वर्ज किया जाए। अब स्मार्ट सिटी में तो हमने देख लिया कैसे उसका सिलेक्शन वगैरह होगा, ये रूरबन में कैसे होगा। रूरबन में हमने ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर पसंद करना है और उसे स्मार्ट बनाना है। ये क्लस्टर कुछ ऐसा पसंद किया जाए, उसे फिर राज्य सरकार ढूंढे और फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो उसे पास करे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो यहाँ पैरामीटर क्या है, जैसे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में था कि प्लेन एरिया में ऐसा और हिल एरिया में ऐसा और ट्राइबल में ऐसा, सेम टाइप ऑफ पैरामीटर्स हियर कि प्लेन कोस्टल एरिया में 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन, डेजर्ट हिल ट्राइबल में इतनी, और ऐसा करके 300 क्लस्टर बनाएंगे अगले 3 सालों में। और रूरबन के 14 कंपोनेंट याद कैसे रखेंगे। पहला तो बीपासा, बिजली पानी सड़क, बिजली में क्या करेंगे, स्ट्रीट लाइट, एलपीजी गैस कनेक्शन, पानी में क्या, पाइप वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सड़क में क्या, इंटर विलेज रोड बनाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट ड्रेन, उन सब की सुविधा करेंगे। नेक्स्ट थिंग, तो मतलब ये आप गिनोगे तो हाँ 1 2 3 4 करके 14 होने वाले हैं। तो 14 कंपोनेंट में एक तो बीपासा एंड देन एसएससी, सीजीएल नहीं केवल एसएससी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेंटर। शिक्षा में क्या है, अभी जो भी स्कूल है उसे अपग्रेड करेंगे, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाएंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे, मोबाइल हेल्थ यूनिट बनाएंगे स्वास्थ्य के लिए। और सेंटर तो अर्बन फूड मतलब फूड प्रोसेसिंग, फूड पिलफरेज कम करने के लिए उसके वेयर हाउस बनाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे। और हर एक जगह सिविक सर्विस सेंटर दैट इज सीएससी वो बनाया जाएगा। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, टैक्स पे करना है, बिल पे करना है, वो सारी बातें हम ज्यादा चर्चा करेंगे ई गवर्नेंस के लेक्चर में। और ये पूरा रूरबन मॉडल कहाँ से प्रभावित है, अपने गुजरात से। गुजरात में यही बात थी कि आप तालुका सेंटर को पसंद करो और उसके आजू बाजू 15 किलोमीटर के विलेज कवर कर लिए, वहां से रूरबन सेंटर और फिर अर्बन डेवलपमेंट एंड लाइक दैट, जिसके चलते अपनी कनेक्टिविटी गुजरात में इंप्रूव की गई। फिजिकल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, नॉलेज, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और उसकी अलग अलग स्कीम की बातें हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि रूरबनाइजेशन का मतलब कि क्या है, बिग विलेज विथ अर्बन फील, तो माइग्रेशन कम हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अब जीएस पेपर 2 में ये सवाल यूपीएससी पूछ ही चुकी है 2013 में। द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टीज इन रूरल एरिया पूरा इज रूटेड इन एस्टैब्लिशिंग कनेक्टिविटी, कमेंट, ठीक है।
अब उसके हिसाब से ये वाला मतलब वापस वही टाइप का सवाल रिपीट तो होने से रहा, बट अगर पूछ लेते कि रूर्बनाइजेशन के चलते इंडिया भारत की खाई कैसे कम होगी या फिर कि माइग्रेशन कैसे रिवर्स होगा, तो उसके जवाब में क्या बिंदु हम ऐड कर सकते थे कि पहले तो रूर्बनाइजेशन को आप व्याख्यायित करें क्या, क्लस्टर ऑफ स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेजेस विद अर्बन फील्ड, और वहां फिजिकल कम्युनिकेशन नॉलेज कनेक्टिविटी हम इंप्रूव करेंगे, राइट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन सबके चलते नौकरियां बढ़ेंगी, सिविक अमनेस्टी बढ़ेगी, तो माइग्रेशन कम होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा। दूसरा एक सवाल अर्बनाइजेशन में पूछा गया यूपीएससी ने 2013 में, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स व्हिच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब तो लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे थे, हमने देख चुके हैं, बट अगेन इसका मतलब ये भी नहीं, बुकी मेंटालिटी से बचना चाहिए कि वापस अर्बनाइजेशन से कुछ आएगा नहीं। रीजन स्मार्ट सिटी रूर्बन इनके नाम पे GS 1, 2, 3 कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे, और नहीं पूछे तो ऐसे में 8 में से 2 में कहीं कुछ मुद्दे परेशान करे तो ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब कि यहाँ हम पूर्णाहुति उसकी करते हैं। हमने क्या सीखा, अर्बनाइजेशन इज अ गुड थिंग, भारत पाकिस्तान और विश्व में सभी पॉलिसी मेकर ने उसे एम्ब्रेस किया है, SDG में भी उसकी बात की गई है, लेकिन कंजेशन फैक्टर्स कुछ थे। भारत का अर्बनाइजेशन मेसी था, हिडन था, राइट। अर्बन गवर्नेंस के अंदर 3 डेफिसिट थी, कौन सी, एक तो एम्पावरमेंट वाली, दूसरी रिसोर्स वाली और तीसरी अकाउंटेबिलिटी वाली, और उसमें क्या दवाइयां हो सकती है वो बातें करें। फिर स्कीम्स पॉलिसी में स्मार्ट सिटी अमृत रूर्बन देख लिया, उसके अलावा भी ये बहुत सारी अर्बन और रूरल एरिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कीम चल रही है, वो आप घर पे देख लेना, L7 पार्ट 1 to पार्ट 5, वो सारे पावर पॉइंट वीडियो के अंदर वो सारा चीज हमने कवर कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। अगेन ऐसा कोई भी बोल बच्चन टॉपिक तो अपना क्या होना चाहिए, व्याख्या को रट्टा मारो, राइट। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन लाइक। 2013 में सवाल इसका आ ही गया है कि ये ग्लोबलाइजेशन की भारत की एजेड पॉपुलेशन पे क्या असर हो सकती है। खैर एज सच इट इज एन इजी टॉपिक कि ग्लोबलाइजेशन की आपने क्या असर देखनी हो, एक तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे असर देखो, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन के हिसाब से कुछ असर देखो, अच्छा क्या हुआ बुरा क्या हुआ, तो निबंध के लिए अपने पास मुद्दे हैं और बाकी जगह के लिए भी मुद्दे हैं। तो इकोनॉमी क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट। देन कल्चर और रिलीजन, सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी बातें हम देख चुके हैं। तो मतलब वो चीजें पढ़ा के मैं आपकी बुद्धि और समय का अपमान नहीं करूंगा, वो आप घर पे पावर पॉइंट से देख लेना।